सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। एक बदेसी औरत को मेरी हालत पर रहम आ गया था। बानो ने कहा, वो किसी बड़े आदमी की बीवी है और बोशन के लिए वो भी बड़ी कार आमद है। उसके जरिए बोशन हमारे मुल्क का कोई रात किसी और मुल्क के हाथों फरोख्त करना चाहता है, इसीलिए उसकी नाज बरादारियां भी करता है। उन दोनों के दरमियान हर किस्म के ताल्लुकात हैं। आप शायद मेरा मतलब समझ रहे हैं। क्या तुम उस बदेसी औरत का नाम जानती हो? मैंने तेजी से पूछा। हो सकता है कि वो नाम भी फर्जी हो, लेकिन एक रात जब दोनों कुदरती बात में बदमस्त थे तो मैंने बोशन को उस औरत को मार्गरेट के नाम से ही मुखातब करते सुना था। क्या तुम्हें मार्गरेट ही ने रिहा करवाया था? सराज ने मार्गरेट के नाम पर चौंकते हुए पूछा। रिहा कराना शायद उसके बस की बात नहीं थी। शायद उसको मेरी हालत पर तरस आ गया, जो वो बोशन से इजाजत लेकर मुझे अपने साथ ले गई। उसने अपनी मुलाजमा के भाग जाने का बहाना किया और कहा कि दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त होते ही वो मुझे वापस कर देगी। बोशन उसकी बात से इनकार नहीं कर सका और मैं मार्गरेट के साथ चली गई, और फिर मार्गरेट ने तरस खाकर मुझे रास्ते में ही उतार दिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी राय से कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश की तो वो मुझे शिकारी कुत्तों के आगे डाल देगी। मैंने उससे यही वादा किया था कि फौरी तौर पर इस शहर से फरार हो जाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिनों तक मैं अपनी एक मुंह बोली खाला के घर पर छुपी रही, और उसी अरसे में मुझे ये इतला मिली कि बोशन को मेरे फरार होने का इल्म हो गया है। उसने रुकी को ये काम सौंपा था कि मुझे हर कीमत पर तलाश करे और फिर मेरे वजूद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। उसने फिर मुझसे पानी तलब किया और पानी पीने के बाद नजरें झुकाए बैठी हाथ मलती रही। पहले मैंने यही सोचा था कि इस शहर से फरार होकर किसी दूर दराज के ऐसे गांव में पनाह ढूंढूंगी जहां रुकी मुझे तलाश ना कर सके, और फिर मैंने अपने फैसले में थोड़ी सी तरमीम कर ली। मैं पुलिस को हालात से बाखबर करने के बाद रूपोश होना चाहती थी। मैं बुरका नहीं पहनती, लेकिन अगर बगैर बुरके के घर से निकलती तो रुकी के आदमी मुझे पकड़ लेते। चुनाचा मैंने ये बुरका खाला से मांग लिया और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे मिलूं। उसने सराज की तरफ देखते हुए कहा, शायद उसे किसी तरह से इस बात का इल्म है कि आप एक ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफीसर हैं। अब तुम्हारा क्या इरादा है? सराज ने उसे गौर से देखते हुए दरियाफ्त किया। अब मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो चुका है, वो ज़हर खन से बोली। मैंने जो जुराइम किए हैं उनकी फहरिस्त बहुत तवील और घनौनी है। आप चाहें तो मैं अकबाली बयान लिखकर आपके हवाले कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? आप मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाने का वादा करें। उसने मायूस लहजे में कहा। बोशन, रुकी या उनके जर खरीद कुत्ते मुझे दोबारा पकड़ लेने के बाद जो अजियतनाक मौत मारेंगे, मैं फांसी के फंदे को उस पर तरजीह दूंगी। घबराओ मत, मैंने उसकी ढारस बंधाने की कोशिश की। हम तुम्हें हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करेंगे। तुम मेरे साथ चलो। सराज ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा जहां मेरी मर्जी के खिलाफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसने जवाब में मेरी तरफ तशक्कराना नजरों से देखा और फिर चेहरा नकाब में छुपाती उठी और सराज के साथ चली गई। सराज ने मुझसे रात को किसी वक्त घर पर मुलाकात करने का वादा किया, लेकिन इससे पहले मैं नदीम से मिलकर उसे बानो के बारे में तफसील बताना चाहता था। चुनाचा मैं सराज के जाने के बाद सीधा कसीनो पहुंच गया। नदीम बानो की पूरी कहानी बहुत गौर से सुनता रहा और फिर मैं खामोश हुआ तो जवाब की बजाय किसी गहरी सोच में मुस्तगरक हो गया। तुमने बानो के सिलसिले में किसी राय का इजहार नहीं किया? मैंने संजीदगी से पूछा। हमें सोचना पड़ेगा कि बानो के बयान में कहां तक सदाकत है, नदीम ने जवाब दिया। हालात के तहत हम फौरी तौर पर किसी पर एतमाद कर लेने की पोजीशन में नहीं है। हो सकता है कि बानो दुश्मनों की तरफ से चारा समझकर हमारे लिए डाली गई हो, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो मुमकिन है वो भी साजिश हो। नदीम ने मेरी बात काटी। 1000-2000 की रकम के एवज
कोई भी ये रिस्क ले सकता था, मगर उसका जला हुआ चेहरा जिसने उसे लोगों के लिए मकरूह हद तक बेहानक बना दिया है, उसके बारे में तुम क्या जवाब पेश करोगे? हमें उसकी असलियत का पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है तो फिर बानो को सराज के साथ नहीं जाना चाहिए था। नदीम ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, हम उसकी हिफाजत पुलिस से बेहतर तौर पर कर सकते थे। मैं समझा नहीं। हमारे कई अफराद उससे पहले भी पुलिस की तहवील में नादीदा कुव्वतों की वजह से शिकार हो चुके हैं। नदीम ने किसी वकील के अंदाज में जिरा की, अगर कालका तुम्हारे खिलाफ बोशन का साथ दे रही है तो वो अपनी काली कुव्वत के जरिए बानो को भी मौत की नींद सुला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नदीम का जवाब अपने अंदर वजन रखता था और मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और फिर मेरे जहन में लेडी मकरानस की आवाज उभरी, नहीं मेरे अजीज, बानो तो तुम्हारे लिए एक अहम सबूत हो सकती है। कालका ने बानो को इस वक्त ही घेरना चाहा था जब वो तुम्हारी कार में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कालका रानी के सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसको पार करना उसकी ताकत से बाहर है। मैं कोशिश करूंगी कि बानो उसकी मनहूस और गंदी कुव्वतों का शिकार ना हो सके। क्या बानो ने जो कहानी बयान की है वो दुरुस्त है? 100% हकीकतन वो मौत को जिंदगी पर तरजीह देने को आमादी है और रुकी के उस गिरोह के दूसरे बदमाश और तुम्हारी कालका देवी भी उसकी तलाश में है। क्या बानो का बयान कानून के लिए बोशन के खिलाफ कोई अहमियत रखता है? मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकती। क्यों? हवा का रुख किसी वक्त भी बदल सकता है और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं एक ही वक्त में तुम्हारी और बानो दोनों की हिफाजत कर सकूं। मार्गरेट का बोशन के साथ क्या ताल्लुक है और मार्गरेट के बारे में तुम्हारे दोस्त बेहतर बता सकेगा। मैं समझा नहीं। फिलहाल मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हारा दोस्त हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है और बड़ी सूझबूझ का मालिक है। क्या मार्गरेट से मिलना हमारे लिए मुनासिब होगा? इसका मशवरा दोस्त ही से करो। मैं जा रही हूँ। कालका रानी से राजो न्याज हो रहे थे और नदीम ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। नहीं, मैंने लेडी मकलानस की बातों के तहत कहा। मैं मार्गरेट के बारे में गौर कर रहा था। ये मार्गरेट का ख्याल अचानक कैसे आ गया? नदीम ने मुझे बहुत गौर से देखते हुए कहा। हमें प्रोफेसर इब्रार से मिलकर उसे बताना होगा कि मार्गरेट उसके किसी अहम राज या फार्मूले को चोरी करके बोशन के हाथों फरोख्त करना चाहती है। प्रोफेसर मार्गरेट के बारे में तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा, नदीम ने जवाब दिया। वो मार्गरेट से टूटकर मोहब्बत करता है, इसलिए कि मार्गरेट वो पहली खातून है जिसने प्रोफेसर जैसे अदीमुल फुर्सत शख्स को बेहसियत शोहर कबूल किया है। और मेरा ख्याल है कि अगर प्रोफेसर बोशन से मिला था तो यकीनन उस मुलाकात के पीछे भी मार्गरेट ही का हाथ होगा। लेकिन इसके बावजूद मुहब्बे वतन की हैसियत से हमें प्रोफेसर को कबल अज वक़्त हालात से बाखबर कर देना चाहिए। मैंने संजीदगी से कहा, और मेरा ख्याल है कि मार्गरेट अगर किसी तरह हमारे जाल में फंस जाए तो। नहीं, नदीम ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए तेजी से कहा। फिलहाल तुम प्रोफेसर इब्रार और मार्गरेट के करीब जाने की कोशिश नहीं करोगे। कोई खास वजह? मैंने खेद अंदाज में मुखातब किया। क्या तुम मार्गरेट के बारे में पहले ही कोई कदम उठा चुके हो? तुम्हारे जहन में यह ख्याल अचानक किस तरह आ गया? नदीम चौंका। सच सच बताओ, इस वक्त खामोशी के दौरान तुम किससे बातें कर रहे थे? लेडी मकलानस, मैंने कबूल कर लिया। ओह, नदीम ने इत्मीनान का सांस लिया। और मेरा ख्याल था कि शायद तुम्हारी कालका देवी। लेडी मकलानस के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते हो। क्या ये गलत है? नहीं, वो बहुत साफ गो औरत है। अलबत्ता जो लोग उसके मुखालफत पर कमर बस्ता होते हैं या उसके सुकून को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें कभी मुआफ नहीं करती। मुझे जादू टोने और काली ताकतों पर कभी कोई एतबार नहीं रहा। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस मर्दे कलंदर ने मेरे मकान को किलात और दुआएं दी थी, वो यकीनन कोई मजजूब या खुदा का बहुत महबूब बंदा था। तुम्हारी कालका की तागूती कुव्वतें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लेडी मकलानस की बात कुछ और है। और मैंने दूसरों से यही सुना है कि वो ब्लैक मैजिक में अपना सानी नहीं रखती और उसकी पेशगोइयां भी कभी गलत साबित नहीं होती। शायद कुदरत ने उसे अपनी रहमतों से नवाजा है। वो मुस्लिम नहीं है। मैंने नदीम को याद दिलाने की कोशिश की।
उसे नई इतला का शुक्रिया। नदीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पर फिर बड़ी संजीदगी से बोला, मैं ऐसी बहुत सारी मिसालें पेश कर सकता हूँ कि कट्टर से कट्टर हिंदू भी अपना धर्म ना छोड़ने के बावजूद खुदा पर यकीन रखते हैं और वो अपने पैसों से मुसलमानों को हज और ज़ियारतों के लिए भेजते हैं। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मैंने बड़े बड़े पारसाइयों और ईसाइयों को भी बुजुर्गों के मज़ारों पर बड़ी पाबंदी से हाजिरी देते देखा है। बात मार्गरेट और प्रोफेसर इब्रार की हो रही थी। मैंने असल मौजू की तरफ पलटते हुए कहा, और मेरा दिल गवाही देता है कि तुम मार्गरेट के बारे में खामोश नहीं बैठे होगे। गोया तुम भी अब लेडी मक्लानस की पेश गोइयों पर यकीन करने लगे हो। नदीम मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया, फिक्र मत करो, हम कुछ देर बाद मार्गरेट से भी मिल लेंगे। शायद बोशन से अपने तल्लुकात की नोयत वो खुद ही उगल दे। क्या मतलब? क्या तुम मार्गरेट के सिलसिले में कोई कदम उठा चुके हो? हाँ, लेडी मक्लानस ने तुमसे गलत नहीं कहा था। वो मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, मार्गरेट कुछ देर बाद ही हमारे मेहमान खाने में पहुंचने वाली है। अगवा? हाँ, लेकिन उस मकसद के लिए नहीं जो आम तौर पर किए जाते हैं। और ठीक उसी वक्त राजू कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया और फिर नदीम से बोला, कंधारी अनार की पेशी आ गई है और मैंने उसे महफूज जगह पहुंचा दिया है। गुड, नदीम ने उठते हुए कहा, और फिर वो मुझे साथ लेकर उसी जमीन दोस्त तय खाने में आ गया जहां उससे बेशतर भी कई बार मैं अपने मुखालफिन से मिल चुका था। और राजू ने जिस कंधारी अनार का जिक्र किया था वो मार्गरेट के सिवा कोई और नहीं थी, और जो इस वक्त एक मसहरी पर पड़ी खुद को रस्सियों की कैदोबंद से आज़ाद करने की कोशिश में मसरूफ थी। उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे और पांव भी रस्सियों में जकड़े हुए थे। उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे और पांव भी रस्सियों में जकड़े हुए थे, और मुंह पर सफ़ेद रंग का एक टेप इस तरह चिपका हुआ था जिसने उसके दोनों होंठों को जोड़ रखा था। वो यकीनन खूबसूरत और हसीन कहलाने की मुस्तहिक थी। इस वक्त खून की गर्दिश ने उसे कुछ ज़्यादा ही दहका दिया था। मगरिबी लिबास भी आज़ादी की जद्दोजहद में मुकम्मल तौर पर उसकी सत्तर पोशी करने से कासर था। उसके सुनहरी बाल बिखरे बिखरे थे और आंखों से शदीद गुस्से की अलामत ज़ाहिर हो रही थी। हमें देखकर एक लम्हे को चौंकी और फिर उसकी खून की गर्दिश और तेज हो गई। नदीम ने उसके होंठों को टेप से आज़ाद किया तो वह किसी बफरे हुए तूफान की तरह उबल पड़ी। तुम्हें मेरे अगवा की बहुत भारी कीमत अदा करने पड़ेगी। वो शस्ता और साफ उर्दू बोल रही थी, और हमारा सिफारत खाना मेरी गुमशुदगी पर खामोश नहीं रहेगा। प्रोफेसर इब्रार को जैसे ही मेरी गैर हाजिरी का इल्म हुआ, तुम्हारी हुकूमत की सारी मशीनरी हरकत में आ जाएगी, और तुम्हारे बचाव की सिर्फ एक ही सूरत है कि मुझे शराफत के साथ आज़ाद कर दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों के सिलसिले में अपनी जुबान बंद रखूंगी। खूबसूरत और हसीन चेहरे मुझे दीवाना कर देते हैं, माई स्वीट हनी। नदीम ने बड़े जज्बाती अंदाज में उसके बिखरे हुए गुदास जिस्म को सर से पांव तक घूरते हुए कहा, और दीवानगी जब हद से गुजर जाए तो फिर इंसान अंधा हो जाता है। उसे नफ़ा और नुकसान की फिक्र नहीं होती। हवस की आग बड़ी खतरनाक होती है, प्यास बुझे बगैर सर्द नहीं पड़ती। शट अप, उसने एक बार फिर मचलते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने मेरे जिस्म को हाथ लखाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम खराब ही होगा। हो सकता है कि मेरे अंजाम से पहले तुम्हारी फिगर ही खराब हो जाए। नदीम ने इस बार कदरे सर्ज लहजे में जवाब दिया, तुमने मुझे अन्नी डरनी डाक कहा, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम्हारी जैसी खूबसूरत खिवातीन कुत्तों के मामले में भी खासी तजर्बाकार होती हैं। वैसे बाई दावे तुम बोशन को किस नाम से पुकारती हो? आई सी, मार्गरेट ने झल्ला कर कहा, और फिर हकारत से बोली, मैं मगरब की पैदावार हूँ जहाँ औरत गुलाम नहीं होती, आज़ाद होती है। उसके प्राइवेट मामलात में उसका हस्बैंड भी कोई मुदाखलत नहीं करता, और मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो मैं भी तुम्हारी निजी ज़िंदगी को कुरीदने की कोशिश कभी ना करता। लेकिन हमारे मुल्क में कोई भी दिल जला आशिक अपने किसी रकीब को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अब भूषण का ख्याल दिल से निकाल दो। वह सिर्फ मेरी बनकर रहोगी तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगी। तुम शायद नशे में हो, वरना मार्गरेट से इस किस्म की गुफ्तगू करने की हिम्मत कभी ना करते। पहले नशे में नहीं था, लेकिन तुम्हें इतना करीब देखकर मेरे कदम भी लड़खड़ाने लगे हैं। क्या चाहते हो? वो कुछ तवक्कुफ से बोली। शायद सिचुएशन को महसूस कर लेने के बाद
उसने सियासी अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। बोशन से तुम्हारे तल्कात किस किस्म के हैं? नदीम ने एक सिगरेट जलाते हुए बड़े संजीदगी से दरियाफ्त किया। वही जो किसी आजाद ख्याली औरत के अपनी पसंद के किसी मर्द से हो सकते हैं, उसने बेबाकी से जवाब दिया। और मेरे पास ऐसे बेशुमार मर्द मौजूद हैं जो तुम्हें बोशन से भी अच्छे लग सकते हैं। नदीम का लहजा अचानक सफाक हो गया। क्या तुम उनसे मिलना पसंद करोगी? मुझे अगवा कराने से तुम्हारा मकसद क्या है? यही कि तुम मेरे सामने खुल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी सूरत व शक्ल बानों से भी ज्यादा इबरतनाक हो सकती है। समझी? वो होंठ चबाने लगी। उसी ने तुम लोगों से मेरे बारे में बकवास की होगी, हालांकि मैंने उसे बोशन के मलाइर होश से निजात दिलाई थी। तुम्हें शायद ये सुनकर खुशी होगी कि वो एक हादसे का शिकार हो चुकी है। नदीम ने बात बनाते हुए जवाब दिया। तुम्हें अब उसकी तरफ से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वो जिंदा होती जब भी मुझे उसकी परवाह ना होती, और मैंने तुम्हारे और बोशन के तल्कात के सिलसिले में दरियाफ्त किया था, लेकिन वो नहीं जो तुमने बड़े बेहयाई से कबूल किया है। इसके अलावा तुम और क्या मालूम करना चाहते हो? प्रोफेसर इब्रार बोशन से क्यों मिला था? बोशन ने प्रोफेसर को एक खासी बड़ी रकम उसकी लैब के लिए डोनेट की थी। मार्गरेट ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, और प्रोफेसर सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने गया था। क्या प्रोफेसर को तुम्हारे और बोशन के निजी ताल्लुकात का इल्म नहीं है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर ने मुझे हर किस्म की आज़ादी दे रखी है, और मेरा ख्याल तुम आसानी से जुबान नहीं खोलोगी। नदीम उसे तेज नजर से घूरते हुए बोला। 10-12 रोज तक इसी हालत में बगैर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के यहाँ पड़ी रहोगी तो शायद तुम्हारी जुबान कैंची की तरह फर फर चलने लगे। इस अरसे में मेरे आदमी तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, मैं इसके बारे में किसी से कोई बात पुरस नहीं करूंगा। नदीम का लहजा सपाट था, और फिर वह मुझे देखता हुआ बोला, आओ वापस चलते हैं। दोबारा हमारी आमद उसी वक्त होगी जब मैडम मार्गरेट खुद से हमें आने की दावत देंगी। ठहरो। मार्गरेट के चेहरे पर पहली बार तशवीश के तासरात नुमाया हुए। तुम मुझे दरिंदगी का निशाना नहीं बना सकते। छोटे मोटे काम मेरे मुलाजिम ही अंजाम देते हैं। नदीम ने बड़ी हकारत से जवाब दिया, और मुझे मालूम है कि तुम लोग ऊपर से बज़ाहिर जितने उजले और साफ नजर आते हो, अंदर से उतने ही गंदे और गलीज होते हो। सोच लो, कभी ना कभी तो तुम मुझे आज़ाद करोगे, उसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा? जरूरी नहीं है कि हम तुम्हें आज़ाद करें, और यह भी मुमकिन है कि मौत तुम्हें जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। तुम बोशन को नहीं जानते, उसने होंठ काटते हुए कहा। अगर उसे इस बात की भिनक भी मिल गई कि मैं तुमसे मिली थी, तो शायद वो मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। मुझे मालूम है, हो सकता है कि तुम्हारा हशर बानो से भी बदतर हो। क्या तुम्हें यकीन है कि बानो मर चुकी है? और मेरा ख्याल है कि तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो। नदीम दोबारा जाने के लिए पलटा तो मार्गरेट हज़ियाना अंदाज में चीखी, नहीं फारगार्ड डेस्क, मुझे परेशान मत करो। मेरे हाथ पैर खोल दो, मैं सख्त कर्ब में मुब्तला हूँ। प्रोफेसर बोशन से क्यों मिला था? नदीम ने फैसला कुन लहजे में अपना सवाल दोहराया। वो मेरे कहने पर बोशन के पास गया था, वरना उसके पास इतनी फुर्सत कहाँ है। मुलाकात की वजह क्या थी? नदीम ने उसकी बात काट दी। बोशन का दिया हुआ डोनेशन। मैं बताता हूँ तुम्हें। नदीम ने सफाक अंदाज इख्तियार किया। तो बोशन के साथ मिलकर प्रोफेसर का एक अहम फार्मूला चोरी करने के ख्वाब देख रही हो। बानो की इतला गलत नहीं थी, और फार्मूले की चोरी का जिक्र सुनकर मार्गरेट की आंखों में खौफ के साए मंडलाने लगे। उसके चेहरे की रंगत खौफ से जर्द हो गई, और चंद लम्हे वो गुमसुम रही, और फिर नहीफ और कमजोर आवाज में बोली, तुम्हें फार्मूले वाली बात किस तरह मालूम हुई? बोशन ने इस फार्मूले की एवज तुम्हारे साथ क्या महदा किया था? नसीम ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा। $1 मिलियन एडवांस, और उतनी ही रकम उसने कामयाबी के बाद देने का वादा किया है। मार्गरेट ने थकी थकी आवाज में जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें उससे भी लंबी रकम की ऑफर करूं, तो क्या तुम मुझे अपना तहरीरी बयान दे सकोगी? नहीं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन कोई तहरीरी बयान नहीं दूंगी। बोशन वो फार्मूला किस मुल्क के लिए हासिल करना चाहता है, मुझे नहीं मालूम। क्या प्रोफेसर ने तुम्हें अपनी लेबॉरेटरी में दाखिल होने की इजाजत दे रखी है? नहीं, वहां उसके अलावा और कोई दाखिल नहीं हो सकता। मार्गरेट ने जवाब दिया। उसका सिक्योरिटी कार खुद का निजाम इतना पावरफुल है कि अगर कोई दूसरा शख्स वहां दाखिल होने की कोशिश करे तो जिंदा नहीं रह सकता।
कोई पासवर्ड जिसकी फीडिंग किए बगैर वो निज़ाम काम नहीं करता। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए सवाल किया। हाँ, लेकिन प्रोफेसर अपनी मौत गवारा कर लेगा, लेकिन वो पासवर्ड किसी और को नहीं बताएगा। उसके लिए ब्लैक मैजिक के जरिए भी प्रोफेसर की जुबान खुलवाई जा सकती है। मैंने कहा, क्या बोशे ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसका कहना है कि पासवर्ड की फीडिंग के वक्त प्रोफेसर का दाखिली दरवाजे पर होना लाजम है और उसकी शक्ल जब तक मैजिक आई के सामने नहीं होगी पासवर्ड भी काम नहीं करेगा। और मैंने बड़ी संजीदगी से मार्गरेट के बयान पर गौर करने लगा। कालका की तागुती कुव्वत प्रोफेसर के जिस्म पर कब्जा कर लेने के बाद उसकी जुबान से जो चाहे कहलवा सकती थी, और मेरे साथ भी कई मौक़ों पर ऐसा हो चुका था। भूषण का मुआफ़ी मांगने, मेरे आफस आना और कालका की काली कुव्वत का उसके साथ आंख बचोली खेलना मार्गरेट के बयान की नफी कर रहे थे। चुनाचा मैंने उसे टटोलने की खातिर पूछा, अगर तुम्हारा बयान गलत नहीं है तो तुम प्रोफेसर को उस फार्मूले की चोरी की खातिर किस तरह आमादा कर सकती थी? मुझे यकीन था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। मार्गरेट ने एक लम्हे के बाद तवक्कुफ के बाद कहा, ब्लैक मैजिक इंसान की ज़हनी कुव्वत को वाश कर सकता है। ये अमल प्रोफेसर भी किया जा सकता था, लेकिन उसने दाखिली दरवाज़ों के लिए जो इंतजामात किए हैं वो हैरत अंगेज तौर पर नाकाबिल यकीन है। प्रोफेसर ने एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रखी है जो प्रोफेसर की ज़हनी कैफियत को भी रेड करने की सलाहियत रखती है। इसलिए 1 मिनट, नदीम ने चौंकते हुए पूछा, क्या बोशन इस डिवाइस का तजर्बा कर चुका है? हाँ, मार्गरेट मुर्दा आवाज़ में बोली। उसने यही बताया था कि प्रोफेसर की अपनी मर्जी के बगैर कोई वहां नहीं जा सकता। फिर तुम उसे किस तरह आमादा कर सकते थे? मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया। प्रोफेसर जब भी मेरे करीब आता है वो टूट कर मुझसे मोहब्बत का खेल खेलता है। उसी हालत में वो मेरी किसी बात को रद्द नहीं करता। मार्गरेट ने रुक रुक कर जवाब दिया, और मैंने एक बार किसी और मकसद के लिए उसका तजर्बा किया था। प्रोफेसर इस मामले में किसी की जुबान से एक लफ्ज़ भी सुनने का आदी नहीं है, लेकिन मैंने उसे आमादा कर लिया, और यही बात न जाने किस तरह भूषण को मालूम हो गई। उसके बाद ही उसने मुझसे मुरासम बढ़ाए थे। क्या तुम्हें यकीन है कि प्रोफेसर तुम्हें अपने हमरा लैब में ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा? हाँ, कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मैं कामयाब हो जाऊंगी। जिस्मानी नुमाइश की तस्खीर करोगी? नदीम ने हकारत से पूछा। तुम भूल रहे हो कि मेरा ताल्लुक तुम्हारे बैकवर्ड मुल्क से नहीं है, जहां औरत चाहने के बावजूद खुलकर मोहब्बत या अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकती। वो किसी से मिलती भी है तो चोरी चोरी, लेकिन हम आज़ाद कौम के आज़ाद और कुशादा कल्ब इंसान हैं जो ज़िंदगी के एक एक लम्हे को एंजॉय करते हैं। वो नदीम को घूरते हुए बोली, क्या तुम यकीन करोगे कि प्रोफेसर से शादी से पहले मैं मॉडलिंग करती थी, और मेरी निजी ज़िंदगी में कई नौजवानों से मेरे ताल्लुकात का इल्म मेरे वालिदैन को भी था, लेकिन उन्होंने कभी मुदाखलत नहीं की। एक बार मेरे बाप ने मेरी माँ को भी अपने किसी नापसंदीदा शख्स के साथ देख लिया था, लेकिन उससे भी बात पुरस की हिम्मत नहीं हुई। और मेरे पास भी कुछ ऐसे तरीके हैं जो प्रोफेसर को जज्बाती तौर पर किसी बात के लिए भी आमादा कर सकते हैं। क्या प्रोफेसर को भी तुम्हारे और बोशन के ताल्लुकात का इल्म है? शायद तुमने प्रोफेसर पर जो तजर्बा किया था, क्या वो बोशन और उसकी मुलाकात का था? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। तुमने अभी कहा था कि बोशन ने तुम्हें $1 मिलियन एडवांस दिए हैं। मैंने सवाल किया। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था। वो रकम अब कहाँ है? इन बातों से तुम्हारा क्या मकसद? मार्गरेट फिर उलझ गई। मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। नदीम ने उसे मुखातब किया। वो क्या? वो फार्मूला किस नौइयत का है जिसे बोशन अपने मुल्क के हाथों फरोख्त करना चाहता है? तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब तुम्हारी आज़ादी की ख्वाहिश भी शायद तुम्हें मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी। क्या मतलब? तुम्हारी गुमशुदगी की इतला बोशन को मिल चुकी है। ऐसी सूरत में उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी तुम्हें पहली फुर्सत में कत्ल करा देता, और हो सकता है कि तुम अपने जाविये से सही सोच रहे हो, लेकिन बोशन मुझे मारने के बाद खसारे में ही रहेगा। कोई खास वजह? हाँ, वो जानता है कि प्रोफेसर की कमजोरियों से मेरे अलावा कोई दूसरा फायदा नहीं उठा सकता, और आज़ादी की सूरत में क्या तुम अपनी जुबान हमारे सिलसिले में बंद रखने और हमसे तावन करने का वादा करती हो? मैं कोशिश करूंगी, यकीन से नहीं कह सकती। मार्गरेट ने बड़ी साफ गोई का मुजाहरा किया। बोशन की पुश्त पर कोई ऐसी नादीदा ताकत भी है जो दूसरों के जहनों पर कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। अगर बोशन ने उस ताकत को मेरे लिए इस्तेमाल किया
तो वो लाशौरी तौर पर मेरे दिल का हाल मालूम कर लेगा, मगर उसके बावजूद वो उस वक्त तक मुझे कत्ल कराने या कोई और नुकसान पहुंचाने की हिमाकत नहीं करेगा जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। हो सकता है तुम्हारा अंदाजा ठीक हो, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद $1 मिलियन की रकम का क्या बनेगा? और मैंने अभी उसके बारे में गौर नहीं किया। गौर करो, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। क्या मतलब? मार्गरेट ने तेजी से पूछा। क्या तुम मुझे आजाद नहीं करोगे? मेरी बात मान लो मैडम, यहाँ तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, बशर्ते कि तुमने फरार होने की कोशिश ना की। नदीम सपाट लहजे में बोला। इस अरसे में हम ये भी मालूम कर लेंगे कि बोशन की सेहत पर तुम्हारी गुमशुदगी का क्या असर पड़ा है। क्या तुम्हारी ये पनाहगाह ब्लैक मैजिक के रास्ते में कोई दीवार खड़ी कर सकती है? हाँ, तुम जब तक यहाँ रहोगी महफूज रहोगी। मुझे मंजूर है, लेकिन अपने आदमियों से कह दो कि वो मुझे रस्सियों की कैद से आजाद कर दें। मेरा दम घुटने लगा है। जवाब में नदीम ने राजू को तलब किया, और जिसने नदीम के कहने पर मार्गरेट के हाथ पैर खोल दिए। और मार्गरेट ने सुकून का तवील सांस लिया, लेकिन उसकी नजरें रह रह कर उस तनुमंद शख्स की जानब उठ रही थी जो राजू के साथ ही आया था, और उसके हाथों में एक जदीद राइफल थी जिसमें मैगजीन फट था, और उसने खामोशी से दाखिली दरवाजे पर अपनी पोजीशन संभाल ली। उसका चेहरा नकाब में पोशीदा था, लेकिन नकाब से झांकती हुई आंखें इस बात की गमाजी कर रही थीं कि वह सख्त गिर तबीयत का मालिक है। तुम्हारा कोई आदमी मुझे हाथ नहीं लगाएगा, मार्गरेट ने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा, जिस पर रस्सियों की बंदिश से एक सुर्खी माइल दायरा बन गया था। और हमारे आदमी उस वक्त तक गैर महजब नहीं होते जब तक उन्हें उसके लिए मजबूर ना किया जाए। क्या ये शख्स इसी तरह यहाँ पे हर वक्त तैनात रहेगा? मार्गरेट ने नकाब पोश की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिक्र मत करो, अगर तुम प्राइवेसी चाहती हो तो वो भी मुयस्सर आ जाएगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि हमारी खुफिया आंखें तुम्हारी एक एक नकलो हरकत का ख्याल रखेंगी। नदीम सपाट लहजे में बोला। बाथरूम के अंदर एक कार स्विच मौजूद है। तुम जब किसी चीज की जरूरत महसूस करो उस स्विच को दबा देना, और मेरे आदमी तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। क्या तुम मेरा एक काम कर सकोगे? उसके जवाब में काम की नोयत मालूम होने के बाद ही दे सकता हूँ। किसी तरह प्रोफेसर को ये इतला दे दो कि मैं किसी खास मकसद की खातर जानबूझ कर रोपूश हुई हूँ, और दूसरी सूरत में वो तूफान खड़ा कर देगा। डोंट वरी, हम ज़ाती तौर पर भी प्रोफेसर से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके सामने किसी फार्मूले या ऐसी किसी बात का जिक्र ना करना जो उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत भर दे। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। मार्गरेट ने मुझ पर एक नजर डालते हुए नदीम को मुखातब किया। क्या तुम उस काली ताकत से महफूज रह सकोगे जो बोशन का साथ दे रही है? 100%। नदीम मुस्कुराया। हम दुनिया की तमाम नादीदा कुव्वतों और नाकाबिल यकीन शुबदा करने वालों को हर बार बड़ी पाबंदी से भत्ता अदा करते हैं, और उनसे हमारा एग्रीमेंट है कि वह भत्ते की अदायगी की सूरत में हमारे खिलाफ किसी का साथ नहीं दे सकेंगे। तुम शायद मुझसे मजाक कर रहे हो। गलत ख्याल है तुम्हारा, नदीम ने बाई आंख झपकाते हुए कहा। हम जो काम करते हैं वो संजीदगी से करते हैं। मजाक करना हमारी सरदश्त में दाखिल नहीं। क्या तुम्हारे आदमी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे परेशान तो नहीं करेंगे? इसका दारोमदार भी तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, मगर मेरे किसी आदमी को अपनी किसी साजिश के तहत शीशे में उतारने की कोशिश भूल कर भी ना करना, वरना हमारे दरमियान शराफत और तहजीब का सारा मुआहदा खत्म हो जाएगा। फिर नदीम मेरे साथ तेजी से ऊपर अपने ऑफिस में आ गया, और राजू भी हमारे साथ ही था। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है कि हमें फौरी तौर पर प्रोफेसर से मुलाकात करनी चाहिए, और मैंने भी यही सोचा है, लेकिन हम प्रोफेसर से 2 रोज बाद मिलेंगे। वो क्यों? मैं चाहता हूं कि मार्गरेट की पुरइसरार गुमशुदगी की इतला अखबारात के जरिए जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल जाए। नदीम ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। हमें देखना पड़ेगा कि बोशन और प्रोफेसर का इस खबर पढ़ने के बाद क्या रद्द-ए-अमल होगा, और हो सकता है कि तुम्हारी कालका देवी भी कोई अपना चमत्कार दिखाने की कोशिश करे। और मेरे लिए क्या हुक्म है बास? राजू ने पूछा। अपने आदमियों को हर तरफ फैला दो। मुझे रुकी जिंदा हालत में दरकार होगा, इस बात का ख्याल रखना। ओके बास, राजू ने बेपरवाही से जवाब दिया, और फिर खामोशी से ऑफिस से बाहर चला गया। मैं नदीम के साथ बातों में मशगूल हो गया, और फिर घर के लिए हमारी वापसी भी एक साथ ही हुई। रास्ते में नदीम ने किसी मसलत की बिना पर मार्गरेट की अगवा की तशहीर का इरादा भी तर्क कर दिया था,
और दूसरी सुबह मेरे लिए खासी हंगामा खेज साबित हुई। सबसे पहले सिराज ने मुझे फोन करके बानो की पुरइसरार मौत की इतला दी। उसके बयान के मुताबिक सिराज ने उसे थाने की बजाय एक महफूज मकाम पर रखा था और रात तक वो जिंदा थी, लेकिन सुबह बंद कमरे में उसकी लाश बरामद हुई जो पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। उसके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था। पहले सिराज ने यही ख्याल किया कि शायद बानो ने खुदकुशी की होगी, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत किसी सांप के डसने से वाक़या हुई थी, जिसका जहर बानो के पूरे जिस्म में फैल गया और मौत के बाद भी उसकी आंखें इस तरह पूरी खुली थीं जैसे वो किसी खास शय को खौफनाक निगाहों से घूर रही हो। सिराज पुलिस के महकमे का एक दयानतदार अफीसर था, लेकिन बानो के सिलसिले में उसने बड़ी राजदारी से काम लिया और उसकी लाश को घर की बजाय एक पब्लिक पार्क से बरामद करना ज़ाहिर किया गया था और पब्लिक पार्क की राय से सांप के काटने का जवाब भी बन गया। और दूसरी शक्ल में सिराज को चकमा देने पड़ जाते और मेरे ज़हन में कालका का तस्वर उभरा। उसे बोशन के जरिए इस बात का यकीनी इल्म हो गया था कि मारगीट को हमने अगवा किया है और मारगीट की तलाश में नाकामी के बाद ही उसने बानो को मौत के घाट उतारने की कोशिश की होगी। और मैंने नदीम को उसकी इतला दी तो वह सपाट लहजे में बोला, और मैंने पहले ही इस खदशे का इजहार किया था कि बानो चौक का एक अहम गवाह साबित हो सकती थी, इसलिए तुम्हारी कालका देवी पहली फुर्सत में उसे अपनी इंतकामी जज्बे का शिकार करेगी। अब तुम्हारे जहन में क्या प्रोग्राम है? फिलहाल मैं तुम्हारे सरार साहब की दाद दूंगा जिन्होंने बानो की लाश की बरामदगी पब्लिक पार्क से दिखाई है। फर्क क्या पड़ता है? मैंने होंठ काटते हुए कहा। कालका खुद सिराज की जुबानी उस दरोगोई का इजहार करा सकती है, लेकिन उसने आज तक सिराज के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। जानते हो क्यों? वो सिराज की शख्सियत से चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रही है। मार्गरेट, मैंने जहर आलूद लहजे में कहा, और हमारी कैद से आज़ाद होने के बाद उसका अंजाम भी बानो से मुख्तलिफ नहीं होगा। और क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम किसी तरह मार्गरेट से उसका बयान हासिल कर लें और बानो के जवाब में मार्गरेट की लाश का तोहफा भूषण को रवाना कर दें? परेशान मत हो, सूरज ढलने से कबल बानो की मौत का जवाब तुम्हारी कालका देवी को पहुंच जाएगा। मैं महसूस कर रहा हूं कि अब तुम इस कहानी के हीरो बनते जा रहे हो, जिसका आगाज रूपनगर में शंकर की मनहूस शख्सियत के सामने आने के बाद शुरू हुआ था। मैं अब तुम्हें इकदाम से रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, नदीम ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, जिससे साफ जाहिर था कि उससे मेरी बात नागवार गुजरी थी और मैंने इस वक्त मफाहमत की कोई बात नहीं की। बानो की मौत की इतला ने मेरे ज़हन में तलातुम पैदा कर दिया था। नदीम की ठंडी पॉलिसी मुमकिन है कि दूर अंदेशी का तकाजा हो, लेकिन मैं हालात के गिराफ से मुतफिक नहीं था और मैंने नदीम से राब्ता कायम करके बराह रास्त भूषण को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। कालका जिस अंदाज में उसकी तरफदारी कर रही थी वो मेरे लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था, मगर मैं ये भी जानता था कि वो भूषण को आसानी से मेरा शिकार नहीं बनने देगी। संदली अंगूठी के मौजूदगी में विद्या उसकी तागुती कुव्वतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भूषण को तहफ़्फ़ुज़ जरूर फराहम कर सकते थे। और मैंने कुछ सोचकर मारूख से राब्ता कायम किया और मेरी आवाज़ सुनकर वो फिर किसी भरे हुए पैमाने की तरह छलकने लगी। तुम हुक्म दो, तुम्हारी खातर तुम्हारी मारूख उतने ही संजीदगी से अपनी जान का नजराना भी पेश कर सकती है, और मुझे रुकी के सिलसिले में तुम्हारी मदद दरकार है। क्या तुम उसे अपने आदमियों के जरिए जिंदा गिरफ्तार करके मेरे हवाले कर सकती हो? अब वक्त मेरे हाथ से निकल चुका है। तुमने रुकी के सिलसिले में देर कर दी। क्या मतलब? मैं चौंका। मैं तुम्हारे कहे बगैर रुकी का तोहफा तुम्हारी खिदमत में पेश करना चाहती थी। उस काम पर मैंने अपने बेहतरीन जानसारों और खिदमतगारों को लगा दिया था, लेकिन शायद रुकी को इसकी खबर हो गई और वो अपने अंदेशे के पेश नज़र अंडरग्राउंड हो गया। बहरहाल मेरे आदमी अब भी उसकी तलाश में है और मेरा ख्याल है कि किसी ने उसे जानबूझकर अंडरग्राउंड चले जाने का मशवरा दिया होगा। और वो कौन है? कोई ऐसी खूबसूरत और हसीन औरत जिसके रुकी के साथ ताल्लुकात रह चुके हों। मैंने तलख लहजे में जवाब दिया। क्या तुम्हें इस बात का कोई तजर्बा नहीं है कि रुकी हसीन तितलियों पर किसी बनोरे की तरह मंडलाने का आदी है? मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ माय डियर शहबाद, वो बेबाकी से बोली। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि किसी ज़माने में मेरे और रुकी के ताल्लुकात भी रह चुके हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
समुंदर की ठाठे मारती हुई मौजों से ना जाने कितने शौकीन दिल बहलाते हैं, लेकिन समुंदर अपनी जगह पर कायम रहता है। और वो अफराद जो माहिर तैराक होने के बलबूते पर समुंदर की सरकश मौजों से जोर आजमाई करते हैं, उनकी लाश भी तलाश बेसार के बावजूद दस्तयाब नहीं होती। मैं भी एक ऐसी सरकश मौज हूँ जो तैराकों को एक हद से तजावुज करने की इजाजत कभी नहीं देती। जो जोर आजमाई की हमाकत करते हैं वो अपनी मौत ही को दावत देते हैं। सॉरी, मैं हकारत से बोला, शायद मुझे रुकी के सिलसिले में तुम्हें जहमत नहीं देनी चाहिए थी। तुम गलत सोच रहे हो। उसने बेहयाई का मुजाहरा किया। रुकी तुमसे ज्यादा अहम नहीं हो सकता। कभी ऐसी ही कोई बात तुमने रुकी से भी कही होगी। हो सकता है, वो बेपरवाही से बोली। मैं गुजरी हुई बातों को याद करके अपना ज़हन डिस्टर्ब नहीं करती। वैसे अगर तुम्हें मेरे और रुकी के बारे में इल्म हो गया है तो ये जरूर जानते होगे कि सुलेमान शाह ने अपनी जरूरत के तहत मुझे किस हालत में कबूल किया था। लेकिन मैं सुलेमान शाह नहीं बन सकता, शायद इसलिए कि ना तो मैं कोई सियासतदान हूँ जो अपनी दुकान सजाने की खातिर अपनी जाती सिता से गिर जाते हैं, और ना ही मुझे इस्तेमाल शुदा खिलौनों से खेलने का कोई शौक है। शहबाज खान, ये तुम नहीं बल्कि मारू की दी हुई रियायत बोल रही है। उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी जगह कोई और मुझसे ऐसे तलख लहजे की गुफ्तगू करने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बात और है। तुम अगर मुझे गंदी से गंदी गाली भी दोगे तो मैं हंस कर बर्दाश्त कर लूंगी, इसलिए कि तुम वो पहले शख्स हो जिसको मैंने दिल की गहराइयों से चाहा है। क्या तुम सुलेमान शाह को छोड़कर मुझसे शादी करने का मंसूबा बना रही हो? मैंने जहर खान से उसकी शख्सियत पर कीचड़ उछाली। नहीं, मैं तुम्हारी शख्सियत को दागदार नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भूल जाना मेरे इख्तियार की बात नहीं। वो बेहद संजीदा थी। इस नवाजिश का शुक्रिया। मैंने बेजारी का इजहार किया और फिर सिलसिला मुतक़े कर दिया। कुछ देर बाद वारसी के असिस्टेंट ने, जिसे मैंने आर्जी तौर पर सेक्रेटरी मुकर्रर किया था, मुझे इंटरकॉम पर इतला दी कि कामनी दत्त मुझसे मिलना चाहती है। कामनी दत्त? मैं हैरत से उछल पड़ा और मुझे अपनी कुव्वत इस्मात पर शुबा हो रहा था, लेकिन मुझे जो इतला दी गई वो गलत नहीं थी, इसलिए कि 2 मिनट बाद ही कामनी दत्त मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठी थी। उसकी आमद मेरे लिए किसी परेशानी का पेशखैमा भी बन सकती थी, और मुझे यकीन था कि उसे किसी साजिश ही के तहत मेरे पास भेजा गया होगा, और मैं संभल कर बैठ गया। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने उसके चेहरे के तासरात का जायजा लेते हुए कारोबारी अंदाज में दरियाफ्त किया। मैं तुम्हें एक मशवरा देने आई हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। तुम अपने ज़हन से मेरे बात का ख्याल निकाल दो। शायद इस वक्त भी तुम्हारा जहन किसी और के कब्जे में। क्या मतलब? बहुत हो चुका कालका रानी, मैंने हकारत से जवाब दिया। अब तुम किसी रूप में भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। जानते हो तुम इस समय किससे मुखातब हो? कामनी दत्त ने अपनी ही आवाज में जवाब दिया। बोशन की सेक्रेटरी का तुम्हारे पास आना भी तुम्हारे लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं है। अब क्या चाहती हो? मुझे बास ने आखिरी बार तुम्हें समझाने की खातिर भेजा है। समय से फायदा उठाओ, इसी में तुम्हारी मुक्ति है, वरना तुम्हारी मौत बानों से ज्यादा इबरतनाक साबित होगी। और तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हारे दोगले बास ने तुम्हें किस मकसद के लिए मेरे पास भेजा है। मैडम मार्गरेट, उसने मुझे तेज नजरों से घूरा। उम्मीद है कि तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। मैं नहीं समझा कि तुम किस मार्गरेट की बातें कर रही हो। वही जिसे तुमने या तुम्हारे मित्र ने अगवा किया है। ये इतला मेरे लिए कतई ताज़ा है, मैंने संजीदगी से कहा। मैं किसी मार्गरेट से वाकिफ नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे ऑफिस में खुदकुशी कर लूं तो जानते हो क्या होगा? वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराई। तुम मेरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार होगे, और फिर फांसी का फंदा तुम्हारी आत्मा और शरीर के बंधन को सदा के लिए खत्म कर देगा। और मैं तुम्हारा हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम मेरी बाहों में बस एक लम्हे को सिमट जाओ। जवाब में कामनी दत्त ने मुझे कहर आलूद नजरों से देखा। उसकी निगाहों से शोले लपक रहे थे। और फिर फोन की घंटी बजी तो मैंने रसूल उठा लिया। नदीम बोल रहा हूँ। दूसरी सिमत से नदीम की आवाज उभरी, और मैंने बानो के जवाब में कामनी दत्त की लाश का तोहफा बोशन की खिदमत में पहुंचा दिया है। वेट अजल आल। अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही नदीम ने सिलसिला मुंतके कर दिया। शायद मुझसे अभी तक खफा था, लेकिन इस वक्त उसकी खफगी के मुकाबले में कामनी दत्त मेरे लिए ज्यादा अहम थी।
कामनी दत्त मेरे सामने मौजूद थी और नदीम ने कहा था कि उसने कामनी दत्त की लाश का तोहफा भूषण को रवाना कर दिया है। क्या सोच रहे हो मिस्टर शहबाज? मेरे सामने बैठी हुई कामनी दत्त ने कहा। तुम मार्गरेट के सिलसिले में मेरा कहा मान लो। उसके जवाब में मैं तुम्हें बास के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत कारआमद साबित हो। एक इंफॉर्मेशन मैं भी तुम्हें देना चाहता हूं, मैंने उसे घूरते हुए कहा, और मुझे अभी अभी इतला मिली है कि कामनी दत्त की लाश का हसीन तोहफा भूषण को मौसूल हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है? वो हैरत से बोली। उसकी आंखों में उलझन और शिकस्त के तासरात नुमाया हो रहे थे। अब इस नाटक को खत्म कर दो कालका रानी। तुम अगर किसी और रूप में आती तो शायद मैं धोखा खा जाता, लेकिन कामनी का रूप धार कर तुमने हमाकत का सबूत दिया। मुझसे भूल हो गई। वो तलमलाकर उठ खड़ी हुई और फिर खला में घूरते हुए बोली, तुम्हारा मित्र मुझे भी जल दे गया और मुझे यहाँ आने से पहले उसी कामनी दत्त को मौत के घाट उतार देना चाहिए था जो भूषण के दफ्तर में बैठी सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं समझा नहीं, एक वक्त में तीन कामनी दत्त कहां से पैदा हो गई? इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। वो जाने के लिए घूमी तो मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अब भी तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड बाकी है कालका रानी? हाँ, उसने पलट कर जवाब दिया, मेरी महान शक्ति अपरंपार है, परंतु इस समय मुझसे एक भूल चूक हो गई। शायद मुझे कामनी दत्त के रूप में नहीं आना चाहिए था, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे मित्र का ये कर्ज मेरे ऊपर बाकी रहेगा। और फिर इससे बेशतर कि मैं कोई जवाब देता, वो नजरों से किसी छलावे की तरह गायब हो गई। और कुछ देर के बाद सिराज ने भी नदीम की फराहम करदा इतला की तस्दीक कर दी। कामनी दत्त को उसके कमरे में ही मुर्दा पाया गया और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात उभरने लगे। कुछ देर बाद मैं एक अहम नतीजा अखज़ करने में कामयाब हो गया। कालका ने एक बार मुझसे कहा था कि कामनी दत्त के सिलसिले में नदीम से मालूम करने की कोशिश करो, और उसने मुझसे इस बात की इजाज़त भी दी थी कि मैं कामनी दत्त से तलकात पैदा कर सकता हूँ। ये एक ऐसी पेशकश थी जो कालका मुझे नहीं दे सकती थी। और फिर मेरे जहन में वो लड़की उभर आई जिसे मैंने नदीम के कमरे में 2 बार देखा था। नदीम ने कामनी दत्त के बारे में मुझे टालने की कोशिश की थी, और जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि नदीम ने असल कामनी दत्त को अगवा करा लिया और उसकी जगह दूसरी खातून को कामनी दत्त के मेकअप में भूषण की सेक्रेटरी बनाकर भेज दिया, और अब्बानों के जवाब में उसने असली कामनी दत्त को ठिकाने लगा दिया। और जो लड़की उसका किरदार अदा कर रही थी वो भी कालका किसी भूल चूक की वजह से उसके अताब से निकल गई, और कालका के जुमले मेरे मफरूज़ों को तकवीद देने के लिए बहुत काफ़ी थे। लेकिन नदीम इस राज को मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों की? और ये सवाल सदाए बाज गश्त बनकर मेरे दिमाग में गूंज रहा था, और मैंने झल्लाए हुए अंदाज में फ़ोन उठाकर नदीम से राब्ता कायम किया। कोई नई इतला? नदीम ने सपाट लहजे में पूछा। और मेरा ख्याल है कि अब हमारे दरमियान मसलहतों की दीवार आड़े आ गई है। मैंने नाराज़गी का इजहार किया। तुमने जो नतीजा अखज़ किया है वो गलत नहीं है, नदीम बोला। जिस कामनी दत्त से तुम भूषण के दफ्तर में मिले थे वो असली कामनी दत्त नहीं थी। जिस लड़की को तुमने आपस में दोबारा देखा था वही कामनी दत्त का किरदार अदा कर रही थी। तुम उससे पहले भी अक्सर उसे मारिया, मूना या जूली के रूप में देख चुके हो, और लंदन में तुम्हारा और उसका साथ भी रहा है। और मुझे इल्म था कि तुम्हारी कालका रानी इस राज से वाकिफ हो चुकी है, लेकिन वो उसे अपनी ताकत के दौर पर किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अगर बानो को ना मारा गया होता तो शायद नकली कामनी अभी कुछ दिनों और भूषण के सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देती रहती। वैसे भी जब मेरे आदमियों ने कामनी दत्त को तुम्हारे दफ्तर में दाखिल होने की इतला दी तो मैं समझ गया कि अब पानी सर से गुजरने वाला है। चुनाचा मैंने जूली को बसात से दूर कर दिया और उसकी जगह असल कामनी दत्त की लाश भूषण को मौसूल हुई। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी कालका ने तुमको किस राज से आगाह किया है? तुमने कामनी दत्त की असलियत के बारे में मुझे तारीकी में क्यों रखा? मसलत का तकाजा यही था। गोया अब तुम्हें मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। मैंने खफगी का जवाब दिया। अहमकाना बातें मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। तुम्हारी खातर अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन आरफा के सुहाग पर किसी आंच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नदीम के लहजे में खलूस और अपनायत थी, और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रसूल खामोशी से क्रेडल पर रख दिया। नदीम ने कामनी दत्त के मामले में मुझे डायरेक्ट में रखा था, और उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। और जूली या मारिया ने जो किरदार अदा किया था वो अपनी जगह भरपूर था। काल का हैरत अंगेज सलाहियतों
اور کالی قوتوں کی مالک تھی۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ میں بھی کامنی دت کے راز سے واقف ہو گیا ہوں تو شاید جولیا کام آ جاتی، اور میں خاصی دیر تک اپنے اگلے اقدام کے بارے میں غور کرتا رہا۔ بوشن کی شخصیت اب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن کالکا کے علاوہ لیڈی مکلانس نے بھی مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں فی الحال بوشن سے دور ہی رہوں، اور پھر میں نے سندلی انگوٹھی کی جانب دیکھا اور مجھے علم تھا کہ جب تک خدا کے برگزیدہ بندے کا وہ تحفہ میرے پاس ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں خاصی دیر تک ذہنی جمناسٹک کرتا رہا، اور پھر کریم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی خاص بات؟ یس سر، میں نے روکی کے کمزوری کا پتہ چلا لیا ہے، کریم نے تیزی سے کہا۔ وہ ایک مقامی سپر اسٹور میں کام کرتی ہے اور میری اطلاع کے مطابق روکی اس پر اندھا یقین رکھتا ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ روکی زیر زمین چلا گیا، اور ہو سکتا ہے صاحب، لیکن وہ کسی لڑکی کے بغیر 2 روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، کریم بولا، اور میرا خیال ہے کہ مس میلبا اب بھی اس سے ملتی ہوگی۔ میلبا کرسچن لڑکی ہے سر، کرسچن لڑکی ہے سر، کریم نے اپنا اصل مفہوم بیان کرتے ہوئے جواب دیا۔ 1 نمبر کی چلتا پردہ ہے اور بڑے لوگوں کو اس طرح کاٹتی ہے کہ انہیں یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ کب ان کی کھال اتر گئی۔ البتہ روکی سے اس کا یارانہ فری فینڈ میں ہوگا، اور ہمارے یہاں بڑے لوگوں کے علاوہ بغیر میٹر کی نیکیوں کو بھی کسی ایسے بدماش یا گنڈے کو مجبوراً پالنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسرے اس کی جغرافیائی حرکتوں پر اعتراض نہ کر سکیں۔ کیا میلبا روکی کے سلسلے میں ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے گی؟ ہمیں گھی نکالنے کی خاطر انگلی ٹیڑھی کرنے والا محاورہ استعمال کرنا پڑے گا، کریم نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ابا آپ بس اشارہ کریں، میں میلبا کو کھاد کی بوری کی طرح اٹھا کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد اس کی زبان کھلوانے کے لیے ندیم صاحب کا امریکن رگڑا بڑا مؤثر ثابت ہوگا۔ فی الحال تم میلبا پر نظر رکھو، اس کے بعد اسے اغوا کرانے پر بھی غور کر لیا جائے گا، اور یہ کام میں آپ کی اجازت کے بغیر ہی کر چکا ہوں، کریم نے جواب دیا، اور میں نے اپنا ایک خاص آدمی مس میلبا کے پیچھے لگا دیا ہے جو سائے کی طرح اس کی ایک نقل و حرکت کی نگرانی کرتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ مجھے ایک خبر اور بھی ملی ہے، روکی کی غیر موجودگی میں اس کا ایک اور ساتھی جو کلر کمانڈر کے نام سے مشہور ہے، وہ بوشن کے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کلر کمانڈو، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ یس سر، میں اس کا ایڈریس بھی معلوم کر چکا ہوں۔ شہر کے گنجان علاقے کے فلیٹ میں تنہا رہتا ہے، اور وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ جی نہیں، کریم کی اطلاع میرے لیے کار آمد تھی، چنانچہ اسی روز رات کے تقریباً 10 بجے میں شہر کے مصروف علاقے میں واقع ایک بوسیدہ سی عمارت کے 3رے فلور پر پہنچ گیا جہاں کلر کمانڈو رہتا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا اور میں نے اسے لاک کرنے کی کوشش کی، لیکن کریم نے مجھے روک دیا، اور پھر وہ ہینڈنگ پر جا کر اس 4 فٹ کی دیوار پر چڑھ گیا جہاں سے مطلوبہ فلیٹ کی بالکنی کا فاصلہ بے مشکل 8 فٹ رہا ہوگا۔ کریم نے نہایت خطرناک انداز میں منڈیر پر کھڑے ہو کر جمپ لگائی اور بالکنی کی ریلنگ کو پکڑ کر لہراتا ہوا اندر داخل ہو گیا، اور 1 منٹ بعد ہی اس نے اتنی آہستگی سے دروازہ کھولا کہ مجھے بھی اب اس کی آواز نہیں سنائی دی۔ کریم نے مجھے اشارے سے اندر بلا کر دروازہ بند کر دیا، اور پھر ملحقہ کمرے کی جانب پنجوں کی بل چلنے لگا، اور میں نے حفظ مات قدم کے طور پر اپنا آٹومیٹک نکال کر لوڈ کر لیا۔ کریم نے آہستہ سے دروازے کو آزمایا، وہ بند نہیں تھا، صرف بھڑا ہوا تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے بائیں منڈے کے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا، اور میں بھی برق رفتاری سے اندر پہنچ گیا۔ کلر کمانڈو اس وقت تنہا نہیں تھا، ایک واجبی قسم کی عورت بھی اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھی، جس نے ہمیں دیکھتے ہی چادر کھینچ کر خود کو اس کے اندر چھپا لیا۔ کلر کمانڈو کے جسم پر صرف ایک نکر باقی رہ گیا تھا، اور دروازے کی آہٹ سنتے ہی وہ کسی درندے کی طرح جست لگا کر پلنگ سے نیچے آ گیا، لیکن میرے ہاتھ میں آٹومیٹک دیکھ کر اس نے فوراً کسی قسم کا رسک نہیں لیا، صرف قہر آلود نظروں سے ہم دونوں کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر کئی زخم تھے جو مندبل ہونے کے بعد بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے گھن گرج کی طرح آواز نکالی تو دیسی شراب کا بھبکا بھی کمرے میں پھیل گیا۔ اس عرصے میں کریم نے غالباً اپنا نفے میں اڑتا ہوا چاقو بھی نکال لیا۔ اور ہم تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر، میں نے سرد لہجے میں بات کو طویل دیے بغیر کہا۔ تم اپنی جان کی بخشنی کے عوض تمہیں ہمیں بتانا ہوگا
कि रुकी कहाँ रोपेश है। एक लम्हे के लिए कलर कमांडो की आंखों में चमक सी लहराई और फिर वह सपाट लहजे में बोला, रुकी, मैं शायद ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। भूषण को जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम लोग गलत जगह आ गए, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया, लेकिन साफ जाहिर हो रहा था कि वो गलत बयानी से काम ले रहा है। हमारे पास वक्त महदूद है और मेरी आवाज में सफाकी आ गई। रुकी ज्यादा दिनों तक हमारी नजरों से दूर नहीं रह सकेगा, लेकिन तुम जरूर खर्च हो जाओगे। जवाब में कलर कमांडो ने ऐसी हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो हवा में उड़ता हुआ इस तरह मेरे सीने से टकराया कि मैं खुद को संभाल ना सका। ऑटोमेटिक मेरे हाथ से निकल चुका था और मेरे जमीन पर गिरते ही उसने कराटे वाला हाथ मेरी गर्दन पर मारने की कोशिश की, और अगर वो कामयाब हो जाता तो मेरी गर्दन की हड्डी भी टूट सकती थी। लेकिन बर वक्त मैंने कलाबाजी खाई और उसकी जिद से बाहर आ गया। कलर कमांडो का वार खाली गया और वो रबड़ की किसी गेंद ही की तरह उछलकर खड़ा हो गया और मैंने फौरी तौर पर लेटे ही लेटे अपनी सीधी टांग से मार्शल आर्ट का मुजाहरा किया और वह संभल ना सका। उछलकर मुंह के जमीन पर गिरा और मैं बरक रफ्तारी से समरसाल्ट लगाकर उठा और फिर मेरी पहली ठोकर ने उसके चेहरे की खाल फाड़ दी। दूसरी ठोकर कंपनी पर लगी और वह कराह उठा। उसने करवट लेकर मोहलत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने रीढ़ की हड्डी पर इतनी कारी ज़रब लगाई कि उसका जिस्म दोहरा हो गया। अब वो बुरी तरह बिलबिला रहा था और उसमें उठने की ताकत नहीं थी। मुझे यकीन था कि अब वो काफी अरसे तक अपनी टांगों पर सीधा नहीं खड़ा हो सकेगा, और फिर भी मैंने लपक कर अपना ऑटोमेटिक दोबारा उठा लिया। तुम्हें हर सूरत में रुकी के सिलसिले में जुबान खोलनी पड़ेगी, मैं गरजा। इनकार की सूरत में हो सकता है कि मैं तुम्हें इस कर्ब से हमेशा के लिए निजात दिला दूं जिसमें तुम मुब्तला हो। मैं कसम खाता हूँ, उसने कराते हुए जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम कि रुकी कहाँ पोशीदा है। दिमाग पर जोर डालो, मैंने खुश्क आवाज में कहा। पहले तुम रुकी के नाम से ही वाकिफ नहीं थे, लेकिन अब वाकिफ हो चुके हो, और थोड़ी देर कोशिश और करो तो तुम्हें यह भी याद आ जाएगा कि रुकी किस चूहे की बिल में छुपा बैठा है। नहीं, मेरी बात का यकीन करो, तकरीबन 4-5 रोज से वो गायब है, और आखिरी बार उसने मुझे ताकीद की थी कि मैं भूषण का ख्याल रखूं। उसके बाद से हमारे दरमियान दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ। करीम, मैंने करीम के सिमत देखकर सर्द लहजे में कहा, मैंने सुना है कि तुम मार्शल आर्ट में अपना जवाब नहीं रखते। आप हुक्म दे सर। मैं कलर कमांडो को सिर्फ 2 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ। अगर इस अरसे में उसकी जुबान ना खुले तो फिर तुम्हें जहमत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह के एक ही वार में इसकी रूह परवाज कर जाए। और बिस्तर पर लेटी हुई औरत बुरी तरह सहमी सहमी नजर आ रही थी, और मेरे आखिरी जुमले ने उसे और खौफजदा कर दिया। वो चादर फेंक कर हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए बाहर की जानब लपकी थी, लेकिन फिर एक कराह की आवाज मुंह से खारिज करती हुई अपनी जगह से रुक गई, और एक लम्हे के लिए जैसे उसे सकता हो गया, और फिर वो लहरा कर फर्श पर ढेर हो गई। करीम का निशाना हैरत अंगेज तौर पर सच्चा साबित हुआ। उसका फेंका हुआ चाकू दस्ते तक औरत की पिसली में उतर चुका था। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में 2-1 बार लहराई और फिर उसका जिस्म साकत हो गया। और मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस औरत के अज़ियतनाक अंजाम से सबक लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, कलर कमांडो ने फैसला कुन लहजे में कहा। चाहे तो मुझे भी मार डालो, और जब भी मैं रुकी के साथ दगाबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी मौत के बाद तुम्हारा अंजाम भी। करीम, मैंने सफाक आवाज में कहा। 2 मिनट पूरे होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी रह गए हैं। करीम ने खौफनाक नजरों से कलर कमांडो की तरफ देखा और फिर बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर इस तरह अपने शिकार के करीब बैठ गया कि कलर कमांडो की गर्दन उसकी जिद में थी। और फिर 20 सेकंड बाद उसका मुंह खुला हुआ हाथ फिजा में बुलंद हुआ। उसके हलक से खतरनाक हा हू की आवाज निकली, और फिर पहले ही वार ने कलर कमांडो की गर्दन की हड्डी तोड़ दी, और मौत के फरिश्ते ने इस बार उसे कराहने की मोहलत भी नहीं दी। हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैंने कहा, और जवाब में करीम दोबारा खड़ा हो गया। फ्लैट से बाहर निकलने से पहले उसने दोनों की नब्ज टटोल कर इस बात का यकीन कर लिया कि उनके जिस्म में जिंदगी की एक रमक भी बाकी नहीं बची। औरत के जिस्म में फंसे हुए खंजर के दस्ते को भी उसने रुमाल से साफ किया, और फिर हम बाहर आ गए। मुझे इस बात का अफसोस था कि रुकी और भूषण के खिलाफ एक सबूत हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था।
रात को तकरीबन 11 बजे मैं कलर कमांडो का किस्सा निपटा कर घर वापस आया तो आरफा और नसीम सो चुकी थी, लेकिन नदीम जाग रहा था और हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गए और मैंने गुफ्तगू में पहल नहीं की। कुछ देर खामोशी तारी रही और फिर नदीम ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं कामनी दर्द के सिलसिले में तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। हम एक दूसरे के दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। और वो मेरे चेहरे के तासरात को महसूस करते हुए बोला, तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो, शायद नसीम से भी ज्यादा, और इसलिए कि वो खूबसूरत तोहफा भी तुम ही ने दिया था। उस वक्त इन बातों की जरूरत तुम्हें क्यों महसूस हुई? इसलिए कि हालात ने तुम्हें अब खासा जज्बाती बना दिया है। नदीम ने बड़ी अपनाइयत से कहा, हमारे दरमियान मसलहतों की कोई दीवार नहीं है, इस ख्याल को जहन से निकाल दो। तुम्हारी खातर मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ, जब चाहे आजमा कर देख लेना। नदीम के लहजे में बेपनाह खलूस था। शायद उस फोन पर गुफ्तगू करते वक्त उसे मेरी तलखी का एहसास हो गया था और मैंने एक दो जुमले ऐसे भी कहे थे जो यकीनन उसे गिरां गुजरे होंगे। उसकी जगह मैं होता तो शायद मेरा रद्द अमल भी वही होता जो नदीम का था। मैं उसकी कफियत महसूस कर रहा था और फिर भी संजीदगी से कहा, एक बात का वादा करो, आइंदा तुम मुझसे किसी बात को छुपाओगे नहीं। मंजूर है, नदीम मुस्कुराकर बोला। ना कोई बात छुपाऊंगा, ना ये पूछूंगा कि तुम ये हरकतें करते फिर रहे हो और इस वक्त कहां से आ रहे हो। क्या मतलब? मैंने बज़ाहिर हैरत का इजहार किया। कलर कमांडो मेरी निगाह में भी आ चुका था, लेकिन मुझे ये भी इल्म था कि बोशन यार रुकी के सिलसिले में वो किसी कीमत पर अपनी जुबान नहीं खोलेगा और तुमने उसके साथ जो सलूक किया है वो अच्छा नहीं किया। ओह, मैंने थोड़े तवक्कुफ से कहा, गोया तुम्हारे आदमी अब भी मेरे पीछे साए की तरह लगे हुए हैं। आइंदा भी यह सिलसिला जारी रहेगा, नदीम ने साफ गोई से जवाब दिया। अलबत्ता मैंने अपने आदमियों को सख्ती से हदायत कर दी है कि वो सिर्फ उसी सूरत में हरकत में आए जब तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा लाहक हो। आई एम सॉरी, मैंने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। मैंने तुमसे फोन पर जो गुफ्तगू की थी शायद वो मुनासिब नहीं थी। उसका गिला सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मारूफ को भी है, नदीम ने बेतकल्फी से कहा। उसने फोन करके मुझसे यही कहा था कि ख्वाह तुम उसकी निजी जिंदगी के बारे में कितने ही तेज नश्तर क्यों ना आजमाओ, वो तुम्हें फरामोश नहीं कर सकती। क्या तुम्हें इल्म है कि मैंने उससे बेरुखी क्यों इख्तियार की? हाँ, रुकी के सिलसिले में, नदीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उसने तुम्हें समुंदर और सरकश मौजों वाली मिसाल गलत नहीं दी थी और मैं कुछ ऐसे अफराद से भी वाकिफ हूँ जो रुकी के मुकाबले में कहीं ज्यादा नीच और बदकमाश हैं, लेकिन जिस्मानी कुव्वत के सिलसिले में वो मारूफ के नजी म्यार पर पूरा उतर चुके हैं। लेकिन तुम्हारी बात कुछ और ही है और मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें दीवानगी और जुनून की हद तक प्यार करने लगी है। मार्गरेट के सिलसिले में कोई पेश शुरुफत हुई या नहीं? मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए दरियाफ्त किया। मैंने उससे दूसरी मुलाकात नहीं की, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। 2-4 रोज अफाका कर लेने दो, उसके बाद शायद उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। अलबत्ता तुम्हें यह बता सकता हूँ कि बोशन मार्गरेट की गुमशुदगी के बाद से दीवाना हो रहा है। उसके शिकारी कुत्ते पूरे शहर के कोने खुदरे में मार्गरेट को तलाश करते फिर रहे हैं। प्रोफेसर की क्या हालत है? और मेरी इतला के मुताबिक गुज़श्ता 1 हफ्ते से वो अपनी लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं निकला और वैसे भी वो इतना मसरूफ आदमी है कि उसे मार्गरेट के बारे में भी गौर करने की फुर्सत नहीं है। वो उसके मादी से बखूबी वाकिफ है। क्या रात भर जागने का इरादा है? एक दरख्वास्त है हजूर से, नदीम ने मुझे शर्मिंदा करने की खातर बड़ी आर्दी से कहा। अगर कबूल अफजंद है, इज्जत और शरफ, और मेरे पास वक़्त कम है फरियादी, जो कुछ कहना हो जरा जल्दी कहो। तुम फिलहाल मेलबा को अपने आताब का निशाना बनाने की हमाकत नहीं करोगे। करीम नहीं, करीम ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तेजी से बोला। मेरे आदमियों ने मेलबा के अलावा कुछ ऐसी लड़कियां और भी दरियाफ्त कर ली हैं जो रुकी के सिलसिले में कार आमद साबित हो सकती हैं। ठीक है, मगर तुम मिस मेलबा के सिलसिले में मुझे तारीकी में नहीं रखोगे। मंजूर, नदीम ने संजीदगी से कहा। कल हम प्रोफेसर इब्रार से मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तो हम उससे लेबॉर्ट्री के बाहर वाक़या रिस्पेंशन रूप में भी मिल सकते हैं, नदीम ने बदस्तूर संजीदगी से कहा और फिर खिलाफ में घूरने लगा। शायद वह प्रोफेसर से मुलाकात करने के बारे में गौर फिक्र कर रहा था। दूसरे रोज सुबह को 2 बजे हम प्रोफेसर की लैब के कमरा इस्तकबालिया में मौजूद थे, जहां प्रोफेसर की हिफाजत के लिए कदम कदम पर गार्ड्स मौजूद थे।
रिसेप्शन रूम पर पहुंचने तक हमें कई मराहल से गुजरना पड़ा और हमारी तलाशी ली गई और मेरा ऑटोमेटिक पहली जगह पोस्ट पर मुझसे ले लिया गया और जिस्मानी तौर पर भी मुस्तैद माहरीन ने हर तरह से इत्मीनान कर लिया कि नदीम ने हर मौका पर यही कहा था कि उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो प्रोफेसर के अलावा किसी और को नहीं दे सकता। बहरहाल तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद हमें एक मुलाकाती कमरे में पहुंचा दिया गया जो ना सिर्फ साइंड प्रूफ था बल्कि बुलेट प्रूफ भी था। उन्हें जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के एहसास तरीन असूलों पर तैयार किया गया था और मुलाकाती कमरे में भी हमें तकरीबन 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और फिर दूसरे दरवाजे से प्रोफेसर बरामद हुआ। उसके सर और मूंछों के बाल बर्फ की तरह नरम और सफेद थे। उम्र किसी तरह भी 60 से कम नहीं थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो अब भी सेहतमंद नजर आ रहा था। अपने शोबे के काम की नौइयत के एतबार से उसकी आंखों में इस वक्त एक खास चमक मौजूद थी।